हाँ, आज न्याय के संदर्भ में ये अपना तीसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे मध्यकाल में पाश्चात्य मत। तो मध्यकाल में पाश्चात्य देशों में चर्च को सर्वसर्वा माना गया है, अर्थात मध्यकाल धर्म आधारित रहा है जिसमें चर्च को सर्वोच्च माना गया है। न्याय को ही धर्म पालन या चर्च अर्थात ईश्वरीय आज्ञा पालन माना गया है, जो ये संकेत करता है कि इस समय ईश्वर ही सर्वोसर्वा रहा है। तो मध्यकालीन पाश्चात्य न्याय के जो मत हैं उनमें पहला जो विद्वान है वह है संत अगस्टाइन। संत अगस्टाइन ने अपने न्याय संबंधी जो विचार हैं वो अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में दिए हैं। इसमें उन्होंने ईश्वरीय राज्य या देवीय राज्य की अवधारणा की व्याख्या की है और न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि न्याय का तात्पर्य होता है ईश्वरीय राज्य के कर्तव्यों का पालन करना। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर प्रदत्त ये जो राज्य है इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए और कर्तव्य निभाना ही न्याय है। उन्होंने एक परिभाषा भी दी है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। अर्थात न्याय बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं माना गया है। दूसरे विद्वान हुए हैं थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास ने कानून व न्याय को परस्पर संबंधित बताया है और राज्यों में समानता का मूल तत्व ही न्याय को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि समानता और न्याय साथ साथ चलते हैं। यदि समाज में समानता है तो न्याय भी स्वतः ही स्थापित हो जाएगी। उन्होंने अनुशासन एवं कर्तव्य पालन को मौलिक तत्व माना है कि न्याय तभी स्थापित हो सकता है राज्य में जब राज्य में अनुशासन से जनता या नागरिक अपना जीवन यापन करें और अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाएं, तो उनका जो न्याय है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो देखने में ये आता है कि मध्यकाल में जो विचारक हुए हैं वो धर्म से प्रभावित थे। चूँकि पाश्चात्य मत हैं तो वहाँ ईसाई धर्म था, तो वो चर्च से संबंधित अपने विचार प्रतिपादित करते हैं, जिनमें संत अगस्टाइन और थॉमस एक्विनास दोनों ही विद्वानों ने न्याय को कर्तव्य पालन से येन केन प्रकार जोड़ दिया है। उसके बाद में आता है आधुनिक पाश्चात्य मत। तो आधुनिक पाश्चात्य मत में प्रमुख रूप से डेविड ह्यूम है, जेरेमी बेंथम है, जे.एस. मिल है। इनको अपन पढ़ते हैं। तो पहला है डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने कहा कि नियमों का पालन करना ही न्याय है और नियमों का आधार सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता है। अर्थात नियम ऐसे होंगे जिनसे आम आदमी का भला हो। यही डेविड ह्यूम ने न्याय की परिभाषा दी है। डेविड ह्यूम ने देखो नियम का पालन बताया है कि नियमों का पालन करो न्याय स्वतः मिल जाएगा और नियम जो बनेंगे वो बनेंगे आम आदमी की भलाई के लिए। तो नियमों का पालन ही डेविड ह्यूम ने न्याय बताया है। दूसरा विद्वान है जेरेमी बेंथम। इन्होंने कहा कि प्राकृतिक न्याय की कुछ भी नहीं है, प्राकृतिक शब्द ही धुंधला है। न्याय का सूत्र होता है उपयोगितावाद, अर्थात न्याय अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ प्राप्ति है। जेरेमी बेंथम ने कहा है, जो उपयोगितावाद के सर्वप्रथम समर्थक माने जाते हैं, कि न्याय वही होता है जब अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख प्राप्ति हो। इसके बाद में आते हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने न्याय के लिए नैतिक नियम बताया है या न्याय को नैतिक नियम कहा है। उन्होंने प्राकृतिक अवधारणा के बारे में कोई सर्वमान्य मत नहीं दिया है और उपयोगिता को ही न्याय का आधार बताया है। अर्थात जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल दोनों ने न्याय का आधार उपयोगिता माना है कि न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब समाज में अधिकतम लोगों को अधिकतम फायदा उपलब्ध हो, तभी न्याय स्थापित होगा। तो ये थे मध्यकालीन विचारक, आधुनिक विचारक। इसके बाद में आते हैं समकालीन मत। तो समकालीन मत में सर्वोच्च जो मत है वो जॉन रॉल्स का
प्रसिद्ध है। तो जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रथम गुण ही न्याय होता है, कि न्याय के बिना राज्य का कोई अस्तित्व, कोई वर्चस्व नहीं है, कोई आधार नहीं है। और इन्होंने कहा है कि उपयोगितावाद त्रुटिपूर्ण है, तानाशाही है, इसमें कोई सार्थकता नहीं है। न्याय के उद्देश्य बताते हुए जॉन रॉल्स ने कहा है कि न्याय का उद्देश्य होता है सम्मान, स्वतंत्रता और अवसरों की समता, अर्थात सभी नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो और अवसरों की भी समानता होनी चाहिए। यही न्याय का उद्देश्य होगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति ही न्याय है, कि व्यक्ति की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, वो यदि उसको मिल जाती हैं तो न्याय भी स्वतः ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जॉन रॉल्स ने न्याय को व्यक्ति की सर्वांगीण विकास के लिए, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्याय को परिभाषित किया है। जॉन रॉल्स के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है अज्ञानता का पर्दा। उन्होंने कहा है कि अपनी विशिष्ट पहचान को भूलकर मूल स्थिति में रहना या प्राकृतिक अवस्था में पहुंचना ही अज्ञानता का पर्दा है, जिसके अंतर्गत सबकी समान स्थिति है। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि समाज में सब लोग समान होंगे, कोई भी अपने को विशिष्ट नहीं समझेगा, अपना महत्व या अपना जो योगदान है वो सभी व्यक्ति समान रूप से समाज को देंगे, जिससे समाज में समरसता, समानता की भावना स्थापित होगी और यही न्याय का मूल होगा। और इसे उन्होंने ज्ञानता का पर्दा कहा है कि व्यक्ति अपने को विशिष्ट नहीं समझेंगे, सामान्य लोग समझेंगे। सभी नागरिक समान हैं, सभी नागरिक सामान्य हैं, तो सभी नागरिक अपने को सामान्य स्थिति में समझते हुए ही व्यवहार करेंगे, आचार व्यवहार करेंगे, तो न्याय स्वतः ही स्थापित ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राचीनकालीन, मध्यकालीन, आधुनिककालीन और समकालीन विद्वानों ने जो मत दिए उनके बारे में अपने अध्ययन किया है। अंत में अपना जो न्याय का जो प्रथम पाठ है राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का, उसमें अंतिम अपना टॉपिक आता है न्याय के रूप। तो न्याय के प्रमुख से 5 रूप माने गए हैं। पहला है नैतिक न्याय। नैतिक न्याय जिसे प्राकृतिक न्याय भी कहा जाता है, जिसमें प्राकृतिक नियम व अधिकारों को शामिल किया जाता है, अर्थात धर्माधारित इसको माना जाता है। नीति जो कहेगी, धर्म जो कहेगी, वो ही नैतिक न्याय होगा। दूसरा है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय का तात्पर्य होता है सरकारी कानून जो न्यायोचित होते हैं, शासन के द्वारा जनता को नियंत्रित करने के लिए, सुशासन स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है, उनको कानूनी न्याय कहा जाता है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय व्यवस्था से संबंधित होता है, जिसमें मताधिकार, कि वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो अन्य आवश्यकताएं हैं, जो अन्य अधिकार हैं, वो जनता को, लोगों को या नागरिकों को मिल सके, वो होता है राजनीतिक न्याय, जिसमें बिना भेदभाव योग्यता के आधार पर उनको अधिकार प्रदान किए जाते हैं। चौथा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय समाज में समानता स्थापित करने के लिए, जन कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करने के लिए, समतामूलक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए काम में लिया जाता है। अंतिम है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय सबसे अहम माना जाता है, सभी न्यायों से सर्वोच्च माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति की आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं वो सर्वोपरि मानी गई हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि सभी को मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए, कि व्यक्ति को या समाज का जो नागरिक है उसको उसकी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति को जब उसकी मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हो जाती हैं तो उससे समाज में आर्थिक न्याय स्वतः ही स्थापित हो जाता है, और आर्थिक न्याय सभी न्यायिक प्रणालियों का आधार है, उनकी सुनिश्चितता तय करता है, इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार से हमने
अपने रांति विज्ञान अध्याय प्रथम न्याय के पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।